नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण कौशल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लासेस के माध्यम से शिक्षण कौशल के अंतर्गत 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम है शिक्षण कौशल एवं विधियां। दूसरा आता है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, तीसरा आता है आपके समावेशी शिक्षा और चौथा टॉपिक था आपका मापन एवं मूल्यांकन। और आज की क्लास में हम शिक्षण कौशल के 5वें टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। और अगली कुछ क्लासेस के माध्यम से स्टूडेंट्स हम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड जो भी मुख्य बातें हैं उनको समझेंगे, इस कंटेंट को कवर करेंगे, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे सुपर टेट एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएं उनको हम सही तरीके से टिक कर पाए, सही तरीके से उन प्रश्नों के आंसर दे पाएं। तो अगली कुछ क्लासेस के माध्यम से सबसे पहले हम कंटेंट को समझेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ताकि आपको रियलाइज हो पाए कि इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन सी बातें हमें पता होनी चाहिए एज अ टीचर और उनसे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं सबसे पहले वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक से ही आप समझ पा रहे हैं, वर्तमान भारतीय समाज का मतलब इस समय वर्तमान समय में जो हमारे भारतीय समाज में जो शिक्षा है प्रचलित, उस शिक्षा को हम कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा। और प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है कि किसी भी बच्चे का, किसी भी बालक का जब जन्म होता है और वो सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करता है तो उस शिक्षा को ही कहा जाता है प्रारंभिक शिक्षा। यानी कि प्रारंभ में वो जो शिक्षा प्राप्त करता है उसी को ही प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। तो उनसे रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है और ये जो प्रारंभिक शिक्षा हमारे भारतीय समाज में प्रचलित है उनसे रिलेटेड उन महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे सुपर टेट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको एज अ टीचर पता होना चाहिए कि वहाँ से किस किस प्रकार से आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड 2 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगले कुछ क्लासेस के माध्यम से हम इस टॉपिक को इस तरीके से कवर करेंगे कि कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनेंगे तो वो आप सभी प्रश्न ईजिली कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। देखिए, जो शिक्षा है यानी कि जो हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं वो मनुष्य के विकास की, यानी कि किसी भी बालक के, किसी भी व्यक्ति के विकास की जो पूर्णता अभिव्यक्ति है, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति अपने विकास को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करता है तो किस माध्यम से करता है, तो वो शिक्षा के माध्यम से करता है। और इसी शिक्षा की जो शुरुआत होती है उसी को ही हम प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ को आपको एज अ टीचर पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि एजुकेशन का मतलब क्या है वास्तव में, वैसे आप सबको पता है, लेकिन एक बार आयोग द्वारा जो बातें आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको कंफर्म करा रहा हूँ, ताकि आपको रियलाइज हो पाए कि शिक्षा का क्या रोल है और इसे आपको बच्चों के साथ किस तरीके से बच्चों को विकसित करने के लिए आपको शिक्षा की हेल्प से आप बच्चों को विकसित करेंगे, इस चीज़ के बारे में भी आपके पास जानकारी होना चाहिए। तो कहने का मतलब स्टूडेंट, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम मनुष्य के विकास को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में स्टूडेंट्स आपको बताया गया है कि शिक्षा स्वयं को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। देखिए, शिक्षा के माध्यम से ही आप स्वयं को पहचान सकते हैं, यानी कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप स्वयं को पहचानने की क्षमता विकसित कर सकते हैं, यानी कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्षमताएं हैं और क्या आपके पास अक्षमताएं हैं, उसके बारे में आप जानकारी शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप एक पूर्ण व्यक्ति है जिसके अंदर शिक्षा का सही तरीके से संचार हुआ है, तो आप अपनी जो खूबियां हैं, जो आपके अंदर काबिलियत है, उसको आप इन्हेंस करेंगे, साथ के साथ जो आपकी कमजोरियां हैं उस पर भी आप वर्क करेंगे, तभी आप एक बेहतर इंसान और बेहतर पर्सन बन सकते हैं। तो स्टूडेंट, शिक्षा ही आपको एक ऐसे माध्यम से गुजारता है जिसके माध्यम से आप स्वयं की जो क्षमताएं हैं उसको पहचान सकते हैं। तो इसीलिए शिक्षा का इतना महत्वपूर्ण रोल है हमारे भारतीय समाज में। और तीसरा पॉइंट आपको बताता है स्टूडेंट्स कि भारतीय वाङ्मय में शिक्षा को जीवन से शाश्वत मूल्य के रूप में आदरणीय स्थान प्राप्त है। यानी कि देखिए, जो भारतीय वाङ्मय यानी कि भारतीय संस्कृति है उसमें शिक्षा जो है वो जीवन में शाश्वत मूल्य, यानी कि जो जीवन के शाश्वत मूल्य होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, जीवन में शाश्वत मूल्य के रूप में आदरणीय स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो वो शिक्षा को प्राप्त हुआ है। यानी कि भारतीय संस्कृति में यदि आप जीवन में कुछ बेहतर मूल्य विकसित कर पाते हैं या बेहतर मूल्य के रूप में आपके पास कोई स्थान दिया जाता है तो वो स्थान दिया जाता है आदरणीय शिक्षा को। यानी कि आदरणीय शिक्षा के माध्यम से आप जीवन में शाश्वत मूल्य के रूप में आदरणीय स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति में आपको बताया गया है कि शिक्षा का कितना इंपॉर्टेंट रोल है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे बताया गया स्टूडेंट्स कि शिक्षा को विद्या या ज्ञान के रूप में स्थापित किया गया, यानी कि जो शिक्षा है आपका उसको विद्या यानी कि विद्या या फिर ज्ञान, तो विद्या का मतलब ही आप समझ सकते हैं शिक्षा से है, तो शिक्षा को विद्या या ज्ञान के रूप में स्थापित किया गया है, यानी कि इसको स्थापित किया गया है विद्या या ज्ञान के फॉर्म में। सभी दुखों का मूल कारण अशिक्षा है। देखिए कोई भी व्यक्ति होता है जो दुखी व्यक्ति होता है, यानी कि दुखी पर्सन होते हैं, वो कोई भी कार्य करते हैं उसमें उनको दुख की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं ना कहीं दुख मिल रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आपके ही जीवन में दुख है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि आप शायद अशिक्षित होंगे या आपके पास शिक्षा नहीं होगी, इस वजह से आपको हर जगह जो है दुखों का सामना करना पड़ता है। तो शिक्षा को विद्या या ज्ञान के रूप में स्थापित किया गया है, और यदि आप विद्या या ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपके जीवन में कहीं ना कहीं दुख ही दुख आपको दिखाई देते हैं। तो यदि आप उन दुख को पहचान कर उन दुखों से आगे निकलना चाहते हैं तो आपको शिक्षा प्राप्त करना ही होगा, क्योंकि सभी दुखों का मूल कारण आपके अशिक्षा को ही बताया गया है, यानी कि आपकी शिक्षा ना प्राप्त करने को ही सभी दुखों का मूल कारण बताया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का क्या रोल है वास्तव में। नेक्स्ट पॉइंट आपसे बताता है स्टूडेंट्स कि प्लेटो के अनुसार, यानी कि प्लेटो जो है, प्लेटो जी के अनुसार शिक्षा को क्या बताया गया है, तो अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। यानी जो अज्ञान है वो अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है, यानी कि यदि आपके जीवन में हर एक समय विपत्तियां आती हैं, यानी कि मुश्किलें आते हैं, तो उन सभी मुश्किलों का मुख्य कारण क्या है, अज्ञानता है। यानी हो सकता है कि आपके पास ज्ञान की कमी है, आपके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए आपको सभी विपत्तियों में जो है वो सभी विपत्तियों में यानी कि सभी प्रॉब्लम्स में आपको दुखों का सामना करना होता है। आपको लगता है कि आपके जीवन में ही सिर्फ दुख ही दुख है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है कि शायद आप हो सकते हैं कि अज्ञानी हैं या फिर आपके पास ज्ञान की कहीं ना कहीं कमी है। तो इसीलिए बताया गया है कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। यानी कि प्लेटो साहब ने बताया है कि यदि आप अपने जीवन में शिक्षा को ग्रहण नहीं करते हैं और आप अज्ञानी रहते हैं तो उससे बेहतर ये था कि आपको जन्म नहीं लेना चाहिए था, यानी कि जन्म ना लेना ही अज्ञानता रहने से यानी अज्ञान रहने से बेहतर होता कि आप जीवन में कभी जन्म ही ना लेते। आप जन्म नहीं लेते तो आपके अज्ञानी होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यदि आपको जीवन मिला है तो आपको शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है, ऐसा मानते हैं प्लेटो साहब। तो आप समझ सकते हैं कि प्लेटो जी के अनुसार जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि समस्त विपत्तियों का मूल कारण अज्ञानता है और अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही बेहतर है, ऐसा मानना है प्लेटो जी का। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का क्या रोल है और इस रोल को निभाने के लिए आपको नियुक्त किया जाएगा आयोग के द्वारा। तो यदि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से परिचित होंगे, इस टॉपिक से अच्छे से परिचित होंगे, तभी आप आयोग की जो बातें हैं उसको समझ पाएंगे, उनका जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका होगा उसको समझ पाएंगे और उस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाएंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट पॉइंट आपके लिए इसमें है कि वेद व्यास के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता में, देखिए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, ना ही ज्ञानेन सदृश्य पवित्रमहि विद्यते, यानी न ही ज्ञानेन सदृश्य, न ही ज्ञानेन सदृश्य पवित्रमहि विद्यते। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। यानी कि यदि आप वेद व्यास जी के अनुसार जानेंगे शिक्षा का मतलब, तो श्रीमद् भागवत गीता में वेद व्यास जी ने बताया है कि ना ही ज्ञानेन सदृश्य पवित्र मिहि विद्यते, यानी कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। यानी ज्ञान का मतलब उनका सीधा सीधा शिक्षा से है। तो वर्तमान समाज में आप प्रारंभिक शिक्षा को समझ सकते हैं कि किसी भी बच्चे के जीवन में जब आप शिक्षा को प्रारंभ करते हैं, उसके शुरुआती जीवन में जब आप उसको शिक्षा प्रदान करते हैं तो उसी शिक्षा को कहा गया है प्रारंभिक शिक्षा। और स्टूडेंट जो आप सुपर टेट एग्जाम देने वाले हैं और जिस पद के लिए आप नियुक्त होंगे वो आप प्राथमिक शिक्षक ही बनेंगे। तो प्राथमिक शिक्षक में आपके सामने जो भी बच्चे आएंगे वो अपना प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उन बच्चों के लिए एजुकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ को आपको समझना, उसको फील करना और उसी अनुरूप उन्हें डील करना उनके साथ, ये आपका महत्वपूर्ण रोल है। और इस चीज के बारे में यदि आप सही तरीके से जानकारी लेंगे
और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे तो इनसे जो भी प्रश्न आपके आयोग द्वारा पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाएंगे। तो आशा करता हूं कि यहां तक जो भी बातें मैंने आपको बताए हैं, प्लेटो जी के अनुसार शिक्षा का क्या रोल है, वेद व्यास के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता में क्या बताया गया है कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस ज्ञान को प्रदान करने की जो क्षमता है वो आप में है, इसीलिए एज अ टीचर आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस टॉपिक को भी समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है स्टूडेंट शिक्षा का अर्थ, यानी कि शिक्षा का क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। तो शिक्षा के अर्थ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है प्राचीन नजरिया, यानी प्राचीन नजरिया क्या है स्टूडेंट्स। तो प्राचीन नजरिया में शिक्षा को विद्या कहा जाता था और विद्या जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, विद धातु और प्लस अप्रत्यय, यानी कि ये विद धातु और प्लस अप्रत्यय से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है विद्या। और विद्या का अर्थ होता है स्टूडेंट्स जानना या फिर ज्ञान, यानी कि विद्या का अर्थ ही है स्टूडेंट्स कि आप किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं, किसी भी चीज़ को जानते हैं या फिर उससे रिलेटेड ज्ञान। और ज्ञान को बताया गया है कि मनुष्य और ज्ञान को बताया गया स्टूडेंट्स मनुष्य तृतीय नेत्रम, यानी तृतीय मनुष्य नेत्रम हम किसको कहते हैं, तो ज्ञान को कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं शिक्षा के अर्थ की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स प्राचीन नजरिया में, यानी कि शिक्षा का अर्थ जो है प्राचीन नजरिए में, प्राचीन समय में जो शिक्षा को कहा जाता था उसको विद्या कहा जाता था। और विद्या जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी विद धातु प्लस अप्रत्यय से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है जानना, जानना या फिर ज्ञान की प्राप्ति करना, यानी कि विद्या को जानना या फिर ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान का मतलब आप समझ सकते हैं तृतीय मनुष्य नेत्रम, यानी कि इसे मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि स्वाभाविक रूप से हमारे पास दो आंखें हैं, लेकिन अगर हम अपने तीसरे नेत्र की बात करें जो शिव जी के पास होते थे वो होता था आपका ज्ञान। तो प्राचीन नजरिए में ज्ञान को विद्या कहा जाता था, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें नवीन नजरिए के शिक्षा का अर्थ जो है नवीन नजरिए में क्या है, तो नवीन नजरिए में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट तो नवीन नजरिए के अंतर्गत शिक्षा को एजुकेशन कहा जाता है। और एजुकेशन जो है वो लैटिन के 3 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि लैटिन के 3 शब्दों से मिलकर एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी वर्तमान समय में अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन कहा जाता है और एजुकेशन लैटिन के 3 शब्दों से मिलकर बना है और वो 3 शब्द आपके सामने है स्टूडेंट्स। वो 3 शब्द है आपके लिए स्टूडेंट्स, एडुकेटम जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना, दूसरा होता है एडुसियर जिसका अर्थ होता है विकसित करना और तीसरा होता है एडुकेयर जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना। तो स्टूडेंट्स इन तीनों नियमों के बारे में आपके पास जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि अगर मैं बात करूं शिक्षा का अर्थ प्राचीन नजरिए में अगर मैं बात करूं तो शिक्षा को पहले विद्या कहा जाता था। और विद्या का अर्थ क्या होता है कि विद्या का अर्थ होता है आपका जानना या फिर ज्ञान, और ज्ञान को हम कहते हैं कि मनुष्य का तृतीय नेत्र है ज्ञान, ठीक। लेकिन अगर मैं नवीन नजरिए की बात करूं तो नवीन नजरिए में शिक्षा को हम एजुकेशंस कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में से एजुकेशंस कहा जाता है और ये लैटिन के 3 शब्दों से मिलकर बना है। और 3 शब्दों में पहला शब्द आता है आपका एडुकेटम जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना, दूसरा जो पॉइंट होता है यानी कि जो दूसरा शब्द होते हैं वो होते हैं आपके एडुसियर, एडुसियर का अर्थ होता है स्टूडेंट्स विकसित करना, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका एडुकेयर, एडुकेयर जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना, यानी आगे बढ़ना या फिर आगे बढ़ाना। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी बच्चे को शिक्षित करते हैं तो उसको विकसित करने का कार्य आप करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का कार्य ये आपका होता है। और इन तीनों ही शब्द से मिलकर बना है आपका एजुकेशंस, क्योंकि एजुकेशंस लैटिन के 3 शब्दों से मिलकर बना है और लैटिन के ये तीनों शब्द आपके सामने हैं। अब यहाँ तक आप सभी पॉइंट समझ पाए होंगे स्टूडेंट्स कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, और शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशंस कहा जाता है और एजुकेशन शब्द जो है वो कौन कौन से शब्दों से मिलकर बने हैं। सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से एजुकेशन शब्द किस शब्द से मिलकर बने हैं, और इन तीनों ही शब्द आपके सामने हो सकते हैं और चौथा ऑप्शन आपके सामने हो सकता है उपयुक्त सभी। तो यदि आपको ये पॉइंट पता है तभी आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट
आपके लिए क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपसे बताया गया है स्टूडेंट्स संकुचित अर्थ। अगर मैं यहाँ पर संकुचित अर्थ की बात करूँ शिक्षा का, तो इसका मतलब होता है औपचारिक शिक्षा जो हम स्कूल से प्राप्त करते हैं, यानी कि औपचारिक शिक्षा जो हम फॉर्मल एजुकेशन स्कूल से प्राप्त करते हैं उस शिक्षा को कहा जाता है एजुकेशन। यानी संकुचित अर्थ में जो भी चीज़ें हम स्कूल के माध्यम से सीखते हैं उसी को ही शिक्षा कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं व्यापक अर्थ की बात करूं तो व्यापक अर्थ में औपचारिक शिक्षा के साथ साथ हम जो अनौपचारिक रूप से घर परिवार एवं समाज से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको शिक्षा कहा जाता है। यानी कि औपचारिक शिक्षा जो आप कहाँ से प्राप्त करते हैं, स्कूल के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और इसके अलावा जो आप अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं वो आप प्राप्त करते हैं घर से, परिवार से एवं समाज से। तो ये जो आप अनौपचारिक रूप से जो भी चीज़ें सीखते हैं, चाहे आप घर परिवार से सीखते हैं या समाज से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, तो ये जो भी चीज़ें आप सीखते हैं और स्कूल के माध्यम से भी सीखते हैं, जब आप औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही शिक्षा को ऐड कर देते हैं, यानी कि स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से जो आपने शिक्षाएं प्राप्त की उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं, और घर परिवार एवं समाज से जो आपने शिक्षा प्राप्त की उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और जब इन दोनों शिक्षाओं को आप ऐड कर देते हैं तो उसी को ही शिक्षा कहा जाता है, और ये शिक्षा का व्यापक अर्थ है। लेकिन अगर मैं संकुचित अर्थ की बात करूं तो वो सिर्फ आप जो शिक्षा स्कूल से प्राप्त करते हैं उसी को ही हम शिक्षा कहते हैं, ऐसा संकुचित अर्थ में बताया गया है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और शिक्षा का अर्थ भी समझ पाए होंगे कि शिक्षा का प्राचीन नजरिए में शिक्षा को क्या कहा जाता था और नवीन नजरिए के अंतर्गत शिक्षा को क्या कहा जाता है, और जो शिक्षा को हम अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं ये कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि ये कितने शब्दों से मिलकर बना है और कौन कौन से वो शब्द हैं, उन सभी पॉइंटों के बारे में आप समझ पाए होंगे। और शिक्षा का वास्तविक रूप से संकुचित अर्थ भी आप समझ पाए होंगे और इसके व्यापक अर्थ को भी समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। यानी कि देखिए प्रारंभिक शिक्षा की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, यानी कि जो आप वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा को देख पा रहे हैं कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, प्लेटो जी ने शिक्षा को किस तरीके से परिभाषित किया, वेद व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में शिक्षा को किस तरीके से बताया गया, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, प्राचीन नजरिए में शिक्षा को क्या कहा जाता था, नवीन नजरिए के अंतर्गत शिक्षा को क्या कहा जाता है, और जो ये शिक्षा को हम अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, इन सभी पॉइंटों के बारे में आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम आगे जानते हैं स्टूडेंट्स की प्रारंभिक शिक्षा की क्या पृष्ठभूमि है और प्रारंभिक शिक्षा का अहम रोल क्या है। तो देखिए अगर मैं बात करूं प्रारंभिक शिक्षा की, तो आज का बालक कल के भविष्य का निर्माता होता है। इस बात से आप अवश्य परिचित होंगे कि आपको पता होगा कि आज जिस बालक का जन्म हो रहा है, यानी कि जो बालक आज है वो कल भविष्य का निर्माता होगा, यानी कुछ ना कुछ वो नया निर्मित अवश्य करेगा। तो इस बात के बारे में भी आपके पास जानकारी होना आवश्यक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आज का बालक कल के भविष्य का निर्माता होता है। तो किस तरीके से आपको बालक के जीवन को विकसित करना है और इस अहम रोल को एज अ टीचर आपको नियुक्त किया गया है, आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप कल जो है भविष्य का निर्माण किस तरीके से करेंगे बालकों को, ये आपको जिम्मेदारी दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक टीचर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है समाज को लेकर और फ्यूचर्स को लेकर। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि को देखें तो आज का बालक कल के भविष्य का निर्माता होता है। दूसरे पॉइंट में आपसे बताया गया स्टूडेंट 6 से 12 वर्ष तक बालक का आधार वर्ष कहलाता है। यहाँ से आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि आधार वर्ष की समय अवधि बताइए, तो वो होता है आपके 6 से 12 वर्ष, यानी कि 6 से 12 वर्ष का जो बालक होता है उस बालक का आधार वर्ष होता है। और आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ की जो नींव है वो उसके बेस पर डिपेंड करता है, उसके आधार पर डिपेंड करता है। यदि आप बालक को बहुत अधिक विकसित करना चाहते हैं, आप बालक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये बच्चा जो है भविष्य में कुछ बेहतर निर्माता बने, कुछ बेहतर निर्माण करे, तो उसके लिए अहम वर्ष जो है यानी कि उसका जो आधार वर्ष है वो 6 से लेकर 12 वर्ष है। और इस समय को यदि आपने सही ढंग से उपयोग कर लिया और आपने बच्चे को सही गाइडेंस दे दी, उसकी प्रॉब्लम्स को आपने सही तरीके से विकसित कर दिया, तो वो बच्चा आने वाले भविष्य में कुछ ना कुछ बेहतर अवश्य करेगा। और यदि आपने बच्चे को सही तरीके से गाइड नहीं किया है तो वो अपने आने वाले भविष्य में उस उपलब्धि तक नहीं पहुंच पाएगा जहां तक उसके अंदर क्षमताएं हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि 6 से 12 वर्ष जो है वो बालक का आधार वर्ष होता है। और इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा का इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे भारतीय समाज में। अगर तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं स्टूडेंट, तो वो है आपके लिए कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक शिक्षा की समय अवधि कितनी होती है, तो प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा होती है उसको हम प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं।
प्राइमरी एजुकेशंस कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो 1 से लेकर कक्षा 8 तक जो एजुकेशंस बच्चा प्राप्त करता है वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के अंतर्गत ही बच्चा प्राप्त करता है। और यहाँ पर 6 से लेकर 12 वर्ष का जो समय अवधि होता है उसको हम आधार वर्ष कहते हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे को विकसित करने का ये सबसे अहम स्टेज होता है, अहम काल होता है। यदि हम इस समय को सही तरीके से उपयोग कर पाते हैं तो हम बच्चे को सही तरीके से विकसित कर सकते हैं। और यदि हमने इस समय को किसी भी तरीके से व्यतीत कर दिया तो उस बच्चे का हम डेवलपमेंट उस रूप में नहीं कर सकते जिस रूप में हम कर सकते थे। तो इसीलिए ये जो प्रारंभिक शिक्षा है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और इसीलिए इस टॉपिक को आपके सिलेबस में भी दिया गया है ताकि आप इस चीज़ को समझें, इसको समझने के बाद उसको आप फील करें, ताकि आप बच्चों को उसी ढंग से उसी अनुरूप डील करेंगे जिससे उनका अधिक से अधिक विकास हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट में है स्टूडेंट्स की प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। देखिए, अगर आप प्रारंभिक शिक्षा को वास्तव में सही ढंग से समझना चाहते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा को समझने के लिए हमें वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा एवं आधुनिक शिक्षा को समझना होगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रारंभिक शिक्षा को सही ढंग से समझना चाहते हैं, यानी कि अगर आप प्रारंभिक शिक्षा को समझने के लिए यदि आप प्रारंभिक शिक्षा को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको वैदिक कालीन शिक्षा को समझना होगा, क्योंकि सबसे पहले जो शिक्षा की उत्पत्ति हुई है वो वैदिक काल में हुई है। इसलिए सबसे पहले आपको वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा। उसके बाद वैदिक कालीन शिक्षा को जिस शिक्षा ने रिप्लेस किया है वो है आपकी बौद्धकालीन शिक्षा, यानी कि महात्मा बुद्ध के समय जो बौद्धकालीन शिक्षा है, तो इसने क्यों इसको रिप्लेस किया और उसका क्या इंपॉर्टेंस रोल था, इसके बारे में आपके पास जानकारी होना आवश्यक है। उसके बाद बौद्धकालीन शिक्षा को जिन्होंने रिप्लेस किया वो है मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन यानी मुस्लिम काल में किस तरीके से शिक्षाएं प्रदान की जाती थी, और वर्तमान समय में एवं आधुनिक शिक्षा यानी कि मॉडर्न जो एजुकेशन है, वर्तमान समय में जो आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं या जो आप ग्रहण कर रहे हैं, इस आधुनिक शिक्षा को, इन सभी शिक्षाओं को सही ढंग से समझना होगा। यदि आप इनको सही ढंग से समझते हैं तभी आप प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो प्रारंभिक शिक्षा को समझने के लिए आपको वैदिक कालीन शिक्षा को पहले अच्छे से समझना होगा कि वैदिक काल में किस तरीके से शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसके बाद वैदिक कालीन शिक्षा को रिप्लेस किया बौद्धकालीन शिक्षा ने, तो क्यों रिप्लेस किया, क्या वैदिक काल की शिक्षा में कमी रह गई और उस कमी को बौद्धकालीन शिक्षा में कैसे दूर किया गया, और उसके बाद बौद्धकालीन शिक्षा को किस तरीके से रिप्लेस करके मुस्लिम कालीन शिक्षा की स्थापना हुई, किस तरीके से मुस्लिम काल में शिक्षाएं प्रदान की जाती थी, और मुस्लिम काल में जो शिक्षा है उसमें क्या कमियां रह गई जिसको रिप्लेस करके आधुनिक शिक्षा का जन्म हुआ, और वर्तमान समय में जो हम आधुनिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं या बच्चों को हम प्रदान करेंगे तो उस शिक्षा के अंतर्गत हम किस तरीके से शिक्षाएं प्रदान करते हैं, किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किए गए हैं, कब कब किए गए हैं, कौन कौन से गठन किए गए हैं। तो शिक्षा से रिलेटेड इन सभी पॉइंटों के बारे में हमें डिटेल में समझना होगा, जो हम अगली कुछ क्लासेस के माध्यम से समझेंगे। और इस तरीके से यदि हम समझते हैं तो हम वास्तविक रूप से प्रारंभिक शिक्षा को समझ पाएंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी 2 प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में पूछे जाएंगे उनको भी इजीली टिक कर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा को लेकर कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, प्लेटो जी ने शिक्षा को किस तरीके से परिभाषित किया, श्रीमद् भागवत गीता में वेदव्यास जी ने किस तरीके से परिभाषित किया है, शिक्षा का प्राचीन नजरिया क्या था, नवीन नजरिया क्या था, संकुचित अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ क्या है शिक्षा का, और प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या है, शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहा जाता है, एजुकेशन शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना है। इन सभी पॉइंटों के बारे में जो भी मैंने आपको बताए हैं, इनको यदि आप सही ढंग से प्रॉपर नोट्स के साथ इनको समझने की कोशिश करेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उनको आप इजीली टिक कर पाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लासेस में जिसमें हम वैदिक कालीन शिक्षा को समझेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।